हम्म, सभी कार्यकर्ताओं को सप्रेम नमस्कार। इस वर्ष का यह अंतिम सत्र है कार्यकर्ता शिक्षण वर्ग का, क्योंकि आगामी पूर्णिमा को तो हम ज्ञानम में प्रत्यक्ष मिलने वाले हैं। हमारे सबके कारण से विद्यापीठ कार्यरत है। ये कहना चाहिए कि हम सब मिलकर विद्यापीठ हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि शिक्षा ये तो एक तत्व है, एक व्यवस्था है, लेकिन उसका मूर्तिमंत स्वरूप शिक्षक होता है। ऐसे ही ये जो हमारा विद्यापीठ है, ये एक विचार है, एक योजना है, एक रचना है, एक व्यवस्था है। उसका मूर्तिमंत स्वरूप तो विद्यापीठ के सब कार्यकर्ता हैं, माने हम सब लोग हैं। हमारी जैसी कार्यशक्ति होगी, हमारी जैसी ज्ञान शक्ति होगी, हमारी जैसी इच्छा शक्ति होगी, वैसा ही विद्यापीठ का स्वरूप बनेगा, क्योंकि हमारे करने से विद्यापीठ का कार्य होता है। और विद्यापीठ समाज में, शिक्षा क्षेत्र में जैसा दिखता है वैसा दिखता है। इसलिए हमें विद्यापीठ का चिंतन करना है तो हमारा स्वयं का चिंतन ही करना चाहिए। इस दृष्टि से देखें तो अभी वर्तमान में हमारी उपलब्धि क्या है, कैसी है, इसको भी जानना बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही उपयोगी होगा। हमें देखना चाहिए कि संपूर्ण भारत के शिक्षा क्षेत्र में पुनरुत्थान विद्यापीठ का क्या स्थान है, क्या वजूद है। हम शिक्षा को भारतीय बनाने की बात करते हैं, भारतीय शिक्षा की प्रतिष्ठा चाहते हैं। अब इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले बहुत सारे संगठन हैं। मैं केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा प्रेरित ऐसे शैक्षिक संगठनों की ही बात नहीं कर रही हूँ। संघ के तो ये सारे शैक्षिक संगठन है ही, परंतु इसके साथ साथ अन्य बहुत संस्थान भी शिक्षा के विषय में काम कर रहे हैं। कई बार हमने उनके उदाहरण भी सुने हैं। रामकृष्ण मिशन, उसकी विवेकानंद यूनिवर्सिटी है। गायत्री प्रज्ञापीठ, उनकी भी देव संस्कृति विश्वविद्यालय करके विद्यापीठ हैं। चिन्मय मिशन की हैं, पूर्ण प्रज्ञा की हैं, ऐसे ब्रह्मा कुमारी की हैं। ऐसे विभिन्न जो धार्मिक, सांस्कृतिक, वैचारिक संस्थान हैं, उनका भी शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रयास है। करोड़ों लोग इन संगठनों से, इन संस्थानों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सारे विद्यापीठ उनके बहुत बड़े मिशन का एक भाग है। मैंने विवेकानंद यूनिवर्सिटी रामकृष्ण मिशन के देशव्यापी ऐसे कार्य का एक अंग है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय गायत्री प्रज्ञापीठ के देश भर में फैले कार्य का एक अंग है। ऐसे संगठन बात हम देखेंगे तो करोड़ों में जाती है। एक बार विद्या भारती के एक कार्यक्रम में उस समय के परम पूजनीय सत्संग चालक मान्य रज्जू भैया ने कहा था, विद्या भारती का परिवार 1 करोड़ से कम तो नहीं है। मैंने उस समय 29 लाख छात्र थे, 1.5 लाख शिक्षक थे, आचार्य थे, फिर प्रबंध समिति में काम करने वाले लगभग 50,000 के संख्या में अन्य कार्यकर्ता होंगे। इन सब के अभिभावकों को भी गिनो
तो संख्या तो 1 करोड़ से ऊपर जाएगी। इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, तो फिर तो परिवर्तन होने में क्या दिक्कत है। यही बात अन्य संगठनों के बारे में भी हम कर सकते हैं, परंतु हम देख रहे हैं कि शिक्षा में हमें अपेक्षित या इन संगठनों को भी अपेक्षित ऐसा परिणाम तो नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो एक पक्ष हुआ वर्तमान में जिस बड़ी मात्रा में काम हो रहा है उसकी बात, परंतु विगत 100 वर्षों से 150 वर्षों से भारतीय शिक्षा की प्रतिष्ठा करने का काम तो पहले भी चलता आया है। 1857 के बाद तुरंत राष्ट्रीय चेतना का स्वर तो गूंजा था और बड़े बड़े समर्थ लोग परिवर्तन की दिशा में कार्यरत थे, उसमें शिक्षा भी एक था। तो इतने दीर्घ काल से शिक्षा में भारतीयता होनी चाहिए या भारतीय शिक्षा की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, इसके प्रयास चल रहे हैं और वर्तमान में भी चल रहे हैं, देशव्यापी चल रहे हैं। तो भी हम देखते हैं कि दिनों दिन अंग्रेजी माध्यम का प्रभाव बढ़ रहा है, अमेरिकनाइजेशन का प्रभाव बढ़ रहा है, वोकिज्म का प्रभाव बढ़ रहा है, स्वैराचार का नाम ही स्वतंत्रता का नाम स्वैराचार ही हो गया है। तो ये क्या है, फिर इसमें क्या फ्लॉ है, क्या क्या कठिनाई क्या है? संसाधन है, लोग हैं, प्रयास है, सब कुछ है, तो भी ये क्यों नहीं हो रहा, तो भी विपरीत दिशा में गाड़ी जा रही है, ऐसा हमें क्यों लगता है? यहां से पुनरुत्थान के वजूद का विचार शुरू होता है। तो हम लोगों ने चिंतन किया, हम कर भी रहे हैं और ऐसे सभी संगठनों को साथ लेकर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आदान प्रदान नहीं होता, सभी संगठनों के साथ आदान प्रदान वैचारिक रूप में, कृति रूप में होता ही है। तो पहला विचार क्या है, वे आप तो मूल में जाकर विचार कर, अगर मूल हमने विश्व वृक्ष का नहीं उखाड़ फेंका और नहीं बदला और उसके स्थान पर अमृत का वृक्ष नहीं बोया, जड़ें उसकी या बीज उसका अमृत वृक्ष का नहीं हुआ, तो परिवर्तन नहीं हो सकता। कुछ भी करो आप, बीज तो विष है, विषैला है, और फिर उसका वृक्ष भी बहुत बड़ा हो गया है। हम उसकी शाखाएं काट रहे हैं, पत्ते उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहे हैं, फल फेंक दे रहे हैं, अरे ये तो विश्व वृक्ष के फल हैं, कैसे फल हमको नहीं चाहिए, पत्ते नहीं चाहिए, टहनियां सब काट दो, सारी टहनियां काट दी, लेकिन वो तो वृक्ष फिर से उग गया, क्योंकि हमने जड़ें नहीं काटी है, जड़ें उखाड़ी नहीं है। तो आवश्यकता क्या है, कर विचार करो, मूल समूल इस विश्व वृक्ष को उखाड़ दो और भारतीय शिक्षा का बीज वो बो, उसके बाद उसका सिंचन शुरू करो, उसके बाद उसको खाद पानी दो, उसके बाद उसकी रक्षा करो, उसके बाद स्थान स्थान पर ऐसे वृक्ष बो, तब जाकर भारतीय शिक्षा का वृक्ष बड़ा होगा, फैलेगा। कुछ समय तक के लिए तो उसकी रक्षा करनी होगी, परंतु एक बार बड़ा हो जाएगा तो वही अपनी रक्षा करेगा, उसके नीचे बैठने वालों की रक्षा भी करेगा। वही वृक्ष हमें अमृत के फल देगा और प्रचुर मात्रा में देगा, भरपूर मात्रा में देगा। तो पहली आवश्यकता, पहला जो विचार है पुनरुत्थान विद्यापीठ का, वह मूल से परिवर्तन करो, जड़ें उखाड़ दो विश्व वृक्ष की। ये हमारा पहला प्रयास है, पहला विचार है। इसके ऊपर सभी कार्यकर्ताओं ने ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि मूल में गए बिना
हमें कोई यश मिलने वाला नहीं है। ये इतिहास बताता है, हमारे सारे सन्निष्ठ संगठनों के प्रयास का परिणाम बताता है कि आधे अधूरे परिवर्तन से कुछ होने वाला नहीं, समूल परिवर्तन करना चाहिए। इसी को आमूल चूल परिवर्तन कहते हैं। तो ऐसा क्या होगा फिर इसका? प्रारंभ में तो बहुत कुछ दिखेगा नहीं, प्रारंभ में तो फल नहीं मिलेंगे, प्रारंभ में तो हमें उसका उसका रक्षण करने का, सिंचन करने का प्रयास करना पड़ेगा। कुछ वर्षों तक कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए हम अनुभव करते हैं, लोग कहते हैं कि आपके विद्यालय कहाँ है? अरे गुरुकुल तो आपने शुरू नहीं किया, फिर क्या होगा? तो अभी थोड़ा समय है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हमने 5 तपों की योजना बनाई है। 5 तप का अर्थ है 60 वर्षों की योजना बनाई है, और उनको 5 तपों में वर्गीकृत किया है। और 60 वर्ष का अर्थ होता है 3 पीढ़ियों की है। तो इसलिए ये पहला मुद्दा हमको समझना है कि आमूल मूल तक जाना क्या होता है, समूल किसी विषय वृक्ष का नाश करना क्या होता है। तो हमारे हमारे साहित्य में, हमारे बौद्धिकों में इसका प्रयास हमें दिखाई देता है। दूसरी आवश्यकता है, संपूर्ण देश का विचार करो। कोई एक 5-10 स्थानों पर गुरुकुल शुरू कर दिए या शोध संस्थान भी शुरू कर दिया तो होने वाला नहीं है। ऐसे तो हजारों प्रयास चल ही रहे हैं, अच्छी मेहनत से चल रहे हैं, अच्छा विचार करके चल रहे हैं, अच्छे ही चल रहे हैं। परंतु उससे जो मुख्य धारा हमारी बन गई है विदेशी शिक्षा की, वो तो बदल नहीं रही है। हमें तो ऐसे प्रयोग करने वाले को, सभी को विपरीत दिशा में ही जाना पड़ रहा है। अनेक संकटों का सामना, अनेक अवरोधों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए आवश्यकता क्या है? संपूर्ण देश का विचार करो। इसलिए हमको मूल में जाकर विचार करना, संपूर्ण देश का विचार करना, और तीसरा है समग्रता में विचार करना, शिक्षा के सभी आयामों का विचार करो। और चौथा है भारतीय जीवन दृष्टि है, उसके ऊपर आधारित ये सारी बातें करो। इसके उदाहरण हमें राम राज्य में, वेद काल में, महाभारत काल में दिखाई देंगे। ऐसे एक प्रयास का हम हमेशा उल्लेख करते हैं, नैमिषारण्य का। 5000 वर्ष पूर्व ऐसा प्रयास हुआ था और वह चला भी था, वह यशस्वी सिद्ध हुआ था। 2500 वर्ष पहले के तक्षशिला और नालंदा विद्यापीठ के उदाहरण हमारे सामने हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसा पूर्व में कभी हुआ नहीं है, हुआ है। अगर पूर्व में हुआ है तो आज भी होगा, ऐसे विश्वास से हम पुनरुत्थान विद्यापीठ कार्य करते हैं। हमारे कार्य की दूसरी विशेषता ये है कि हम सकारात्मक सोच लेकर प्रत्यक्ष कार्य में विश्वास करते हैं। कैसे? हम चारों ओर मंचों पर शिक्षा को लेकर जो विचार व्यक्त होते हैं, उसमें देखते हैं कि शिक्षा का तो सर्वनाश हो गया है, शिक्षा पर ब्रिटिशों का आधिपत्य है, स्वतंत्र होने के बाद भी हमारा शिक्षा का तंत्र अपना नहीं है, सब विपरीत दिशा में जा रहा है। इसके कारण भी हम बताते हैं, इसके परिणामों का वर्णन भी हम करते हैं। परंतु इतना करने से चिंताग्रस्त होने के सिवा और तो कोई उपलब्धि नहीं होती। हाँ, समस्या है, हाँ समस्या माने विपरीत परिणाम रहे हैं, उसका वर्णन करना पर्याप्त नहीं है। समस्या है ऐसा कहने से तो समस्या दूर होती नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ता है? उपाय करना पड़ता है। समाधान क्या है, इसका विचार करना होता है।
तो पुनरुत्थान विद्यापीठ हमेशा उपाय के बारे में अधिक चिंतन करता है, समस्या के बारे में कम। कैसे? अनुपात क्या होता है? समझो हमारा 60 मिनट का बौद्धिक है, तो हम क्या करेंगे? पहले 10 मिनट तक समस्या का निरूपण करो, क्योंकि बिना समस्या का निरूपण ही नहीं करेंगे और निदान ही नहीं करेंगे तो उपाय कैसे करेंगे? लेकिन उसका अनुपात क्या होना चाहिए? केवल 10 मिनट समस्या का विचार करो और फिर 50 मिनट उपाय बताओ। इसी प्रकार से कार्य क्षेत्र में हम उपाय का ही प्रयास कर रहे हैं। तो हमने अभी आज जो जो शून्यावकाश निर्माण हुआ है उसको भरने का प्रयास किया है। हमने क्या किया? वैकल्पिक प्रतिमान क्या है शिक्षा का, ये प्रस्तुत करो। तो हमने समग्र विकास प्रतिमान प्रस्तुत किया। शिक्षा का विचार करना है समग्रता में, तो समग्र शिक्षा योजना का विचार हमने किया। तो फिर कुटुंब की शिक्षा, विद्यालय की शिक्षा, लोक शिक्षा, इसका हमने विचार प्रस्तुत किया, मॉडल भी प्रस्तुत किया, रचना भी निर्माण की। हमने संकल्पना तो दी ही, साथ में पाठ्यक्रम भी बनाए। पाठ्यक्रमों को क्रियान्वित करना है तो क्या क्या चाहिए? तो संदर्भ सामग्री चाहिए, इसलिए संदर्भ सामग्री भी हमने तैयार की, और वो भी छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी संख्या में हमने पुस्तकों का प्रकाशन किया। ये सब क्या है? उपाय करना है और कृति रूप में करना है। आज विश्वविद्यालयों में या सरकार के शिक्षा विभाग ने IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये योजना तो बनाई, परंतु अब योजना को क्रियान्वित करने के लिए जाते हैं तो उनके पास सामग्री नहीं है। अगर पढ़ाने की बात करो तो क्या पढ़ाना ये पता नहीं है। तो हमने पहले से ही क्या करना है इसके लिए जो जो सामग्री चाहिए वो सामग्री भी दी। तो हमने संकल्पना प्रस्तुत की, मॉडल प्रस्तुत किया, पाठ्यक्रम निर्माण किए और सामग्री भी निर्माण की। अब जिसको चाहिए वो उससे लाभान्वित हो सकता है। वो केवल हमारे लिए, समस्त देश में भारतीय शिक्षा का प्रयास जो भी करना चाहता है उन सब के लिए है। तो दूसरा हमारे कार्य का स्वरूप क्या है? समस्या का निरूपण कम करो, चिंता कम करो, चिंतन मुख्य रूप से करो, प्रयास मुख्य रूप से करो और विकल्प निर्माण कर दो, और जो भी चाहिए वो सब प्रस्तुत करो। ऐसे प्रयासों के ऊपर हमारा ध्यान अधिक रहा। अब ये संभव है कि संख्या में वह दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने कितने गुरुकुल और कितने कार्यकर्ता और ये सब नहीं दिखाई, कितने केंद्रों पर काम है, ये सब नहीं दिखाई दे रहा है। परंतु जो मुख्य आवश्यकता है बाकी सब लोग कर रहे हैं, वही करने के लिए पुनरुत्थान विद्यापीठ नहीं है। जो नहीं हो रहा है, जो कमी है, वो पूर्ण करने के लिए पुनरुत्थान विद्यापीठ है। ये हमारा सूत्र हमें ध्यान में रखना। विद्या भारती के हजारों विद्यालय चलते हैं, तो क्या हम भी 2-5-50 विद्यालय चलाएंगे? नहीं। फिर हमें करने की क्या आवश्यकता है? शैक्षिक महासंघ यूनियन कर रहा है शिक्षकों का, तो क्या हमें वो करने की आवश्यकता है? नहीं, वो कर ही रहे हैं, फिर हमको क्यों करना चाहिए? शिक्षकों का प्रशिक्षण भारतीय शिक्षण मंडल मुख्य रूप से कर रहा है, तो क्या हमें भी वही करने की आवश्यकता है? नहीं, वो हमें नहीं करने की आवश्यकता, वो कर ही रहे हैं। जो कहीं नहीं हो रहा है उसको हम करेंगे तो हम सारे प्रयासों को पूर्ण बना सकेंगे। इसलिए पुनरुत्थान विद्यापीठ का वजूद, जो करना आवश्यक शेष रह गया है, बाकी रह गया है, वह करने में है। इस दृष्टि से हमने ये सारी बातें की हैं। इस दृष्टि से अभी अभी हमने इस वर्ष 3 विद्यापीठों के चिंतन सत्र
तो आवाज नहीं आ रही है शायद आपकी। हरिओम। प्रस्तुत किए हैं राम विद्यापीठ समग्र शिक्षा योजना का कर तो रहे। आवाज कट रही है आपकी। क्या करूं मैं, लेकिन यहाँ नेटवर्क का ही कुछ होगा, क्योंकि वो तो जैसा है वैसा ही है, प्रयास करने से तो कुछ होगा नहीं। थोड़ा जोर से बोलूं क्या? नहीं नहीं, आ रही है, अभी तो आ ठीक है। रही है आप। हाँ, अभी आ रही है। हाँ, तो अब हमको क्या करना है? मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हमारे करने से ही विद्यापीठ का स्वरूप बनता है। तो अब हमें इन प्रयासों के बारे में जानना चाहिए। हमारा जो साहित्य है उसका परिचय प्राप्त करना चाहिए। हमें विद्यापीठ का प्रवक्ता बनना चाहिए। हमें अन्य लोगों को साथ में जोड़ना चाहिए। ये हमारा वन एंड ऑल सभी का काम है। यहाँ कुछ केंद्र संचालक भी उपस्थित हैं। अपने अपने केंद्रों पर काम खड़ा करना चाहिए, भले ही थोड़ी मात्रा में, अल्प मात्रा में, परंतु काम खड़ा करना चाहिए। काम खड़ा करने से पहले हमारी सिद्धता होनी चाहिए, हमारी सज्जता होनी चाहिए। हमारी सज्जता शैक्षिक है, इसलिए हमें पुस्तकें पढ़ना चाहिए। हमारा विचार क्या है वो बताना आना चाहिए। इसलिए हर एक कार्यकर्ता को विद्वान होना चाहिए। हम कहते हैं ना कि विद्वानों को कार्यकर्ता बनाना बहुत कठिन है। हमें कार्यकर्ता को विद्वान बनाना चाहिए, तो हम सब ने विद्वान बनने का प्रयास करना चाहिए। और वह भी कुछ भी पढ़कर नहीं, हमने जो पुस्तकें निर्माण की हैं उनको पढ़ने का हमारा प्रयास होना चाहिए। इस दृष्टि से आने वाला हमारा जो वर्ष है वह सबके लिए अध्ययन वर्ष है। सबके लिए अध्ययन वर्ष। तो हमें अध्ययन करना चाहिए। क्या अध्ययन करेंगे वो हम सब अपने अपने लिए तय कर सकते हैं, परंतु अध्ययन को प्रमुखता देना। इस दृष्टि से हमने अध्ययन को हम अधिक समय दे सके, इसलिए व्यवस्थाओं का बोझ कम करो। कार्यक्रम के लिए, पूर्व तैयारी के लिए जो भी श्रम, समय आदि सब लगता है, व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है, वो सब कम करो। ऐसे ही कार्यक्रम करो जिसमें व्यवस्थाओं की आवश्यकता ही कम पड़े। इस प्रकार से कार्य की योजना भी वैसे करो। हम सब के लिए अध्ययन का समय मिलना चाहिए, इसलिए करो। इस दृष्टि से हमें एक बात की और आवश्यकता है। वो क्या है? हमारा अब हम तो कोई ब्रह्मचर्याश्रम में केवल अध्ययन यही प्रमुख बात है, ऐसी अवस्था में तो है नहीं। हम सब गृहस्थ हैं। वानप्रस्थ होना चाहिए, परंतु वानप्रस्थ नहीं है, परंतु वानप्रस्थाश्रम की आयु के तो है ही। हमारा व्यवसाय है, हमारा अन्य कार्य क्षेत्र है, हमारी अपनी प्राथमिकताएं हैं, व्यस्तताएं हैं, तो हम सब बहुत व्यस्त हैं। अब इन सभी बातों में पुनरुत्थान विद्यापीठ के कार्यकर्ता के रूप में हमारा क्रम कौन सा आता है? क्रमांक 1 तो आएगा नहीं। क्रमांक 1 पुनरुत्थान विद्यापीठ। हाँ, मैं गृहस्थी की बात नहीं कर रही, गृहस्थी तो हमारा नंबर 1 है ही, पर हमारा व्यवसाय नंबर 2 होगा ही। परंतु नंबर 3 पर क्या पुनरुत्थान विद्यापीठ है, इसका हमें अपने आप से उत्तर प्राप्त करना चाहिए। हमारे अन्य रुचि, प्रवृत्ति, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, ये सब क्या है, कितनी है, कैसी है, इसको देखकर। क्योंकि
सभी प्रकार के काम करने के लिए हमारे पास समय तो दिन में 24 घंटे का ही होता है। तो 24 घंटों में से हम पुनरुत्थान विद्यापीठ के लिए उसके विचारों का अध्ययन करने के लिए, उन विचारों को अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए समय कितना है? हम कम समय में हम अधिक से अधिक काम कर सके, इस दृष्टि से हमारी मानसिक बौद्धिक क्षमताओं का विकास करने के लिए क्या करते हैं? हमारी इस कार्य पर एकाग्रता कैसी है? एकाग्रता किसको कहते हैं? हम एक सत्र में तो जुड़ गए, वो तो प्रत्यक्ष हम शारीरिक दृष्टि से ही उपस्थित हैं वहां, लेकिन फिर सत्र समाप्त हुआ, बस तक, स्टेशन तक, ट्रेन तक जाते जाते रास्ते में इसका विचार मन में आता है। ट्रेन में प्रवास करते करते इसी का विचार हमें आता है। घर में चर्चा करते करते इसी की चर्चा निकलती है। क्या हमारी व्यवस्थाओं में, हमारे व्यवहार में कुछ इसको लागू करने का प्रयास हम कर रहे हैं? क्या यही विचार हमारे मन में रहता है? फिर पितामही विद्यापीठ हो, व्यास विद्यापीठ हो, कोई एक कार्यक्रम हो, कोई एक बौद्धिक हो, हमारा मन इसमें कितना है, ये पहली आवश्यकता है। मन का अनुसरण बुद्धि करेगी ही, तो हमारी बुद्धि इसमें कितनी है? हमारा शरीर तो अन्य कार्य कर रहा है, परंतु हमारा मन और बुद्धि इसमें है क्या? इसी को कहते हैं कि हम कितना इन्वॉल्व रहे, कितना इसके अंदर हैं। तो हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हमें अपने आप को इसके अंदर लाना चाहिए। अंदर लाने के बाद फिर प्रयास करना चाहिए, फिर हमारा समय अधिक से अधिक इसमें जाना चाहिए, क्योंकि देश के लिए जो समग्र शिक्षा की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करने के लिए हजारों कार्यकर्ता तो चाहिए और उनके निरंतर अथक परिश्रम भी चाहिए। ये परिश्रम शारीरिक नहीं है, ये प्रयत्न, ये परिश्रम मानसिक और बौद्धिक है। तो हमारा मन और बुद्धि इसमें कितना है, इसका हमको विचार करके हमारी सारी शक्तियों का नियोजन इसमें करना चाहिए। इसलिए अंत में मेरा निवेदन है कि आने वाले वर्ष को जो विद्यापीठ अध्ययन वर्ष के रूप में घोषित करने जा रहा है, तो हम अपने आप को अध्ययन में कितना सिद्ध कर सकते हैं, कितना प्रस्तुत कर सकते हैं, इसकी तैयारी हमें करनी चाहिए। ठीक 1 महीना है, 1 महीने में हमारी दिनचर्या, हमारी प्राथमिकताएं, हमारी विचारधारा, इस दृष्टि से हम अपने आप को कितना अनुकूल बना सकते हैं, कार्य के अनुकूल बना सकते हैं, विद्यापीठ की कार्य योजना के अनुकूल बना सकते हैं, इसका विचार हमको करना है। ये सारी बातें जो करना है वे दबाव से नहीं आती, बाध्यताओं से नहीं आती, संपूर्ण स्वेच्छा से आती है। इसलिए हमारा सूत्र आपने सुना होगा, एवरीथिंग इज वॉलंटरीली कंपल्सरी। स्वैच्छिक अनिवार्यता, स्वैच्छिक, इच्छा किसकी? स्वेच्छा किसकी? कार्यकर्ता की। स्वयं हम अपने आप के लिए क्या क्या अनिवार्य बना सकते हैं, इसके ऊपर ही कार्य के यश का आधार होता है। इसलिए हमें वॉलंटरीली कंपल्सरी का सूत्र अपनाना है, और फिर हम अपने आप के लिए कितना अनिवार्य बनाते हैं, कितना अनिवार्य बनाते हैं, इसका विचार हमको करना चाहिए। इसी में कार्यकर्ता का विकास है, इसी में विद्या विकास है। उदाहरण के लिए विद्यापीठ को आचार्य चाहिए, क्योंकि आचार्य के बिना तो विद्यापीठ का काम आगे कैसे चलने वाला है। हम सोचे जरा, अपने आप को हम आचार्य बनने के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं क्या?
तो करना चाहिए। इसका आचार्य बनने संबंध के लिए प्रस्तुत करने का अर्थ है आचार्य भी हमारे उसके अनुकूल होने चाहिए, और हाँ, आचार भी अनुकूल बनना चाहिए और ज्ञान भी इसके अनुकूल बनना चाहिए। तो हम इस दृष्टि से अपने आप को अच्छा, सही, पूर्ण कार्यकर्ता बनने की दिशा में प्रवृत्त हूं। ऐसी ही देश की अपेक्षा है, ऐसी शिक्षा क्षेत्र की हमसे अपेक्षा है। तो इस वर्ष का प्रयास हमारा ऐसा रहा कि विद्यापीठ का काम तो अधिक अच्छी तरह से आगे बढ़ाइए। इस वर्ष की गोष्ठी में, विद्वत गोष्ठी में हमको इसका परिचय हुआ। पितामही विद्यापीठ की हमने स्थापना की, इस दृष्टि से भी हमारा काम आगे बढ़ा है, ये तो हमें दिखाई देता है। तो मेरा निवेदन है कि हर कार्यकर्ता विद्यापीठ का सही अर्थ में कार्यकर्ता बनने के लिए प्रस्तुत हो, सिद्ध हो, सक्षम हो और यशस्वी हो, तभी तो विद्यापीठ का काम आगे बढ़ेगा और विद्यापीठ अपने मिशन में भी यशस्वी होगा। मैं यहीं पर रुकती हूँ। आपके प्रश्नोत्तर, आपके प्रतिभाव, आपके सुझाव, आपके विचार, इसी से हम शेष सत्र को चलाएंगे। अभी 6:34 हुई है। हाँ जी, 4 मिनट ज्यादा हो गए ना। तो प्रश्नोत्तरी के लिए अंतिम 10 मिनट है। दूसरा जो विषय है स्वाध्याय पद्धति, हमने 21 पुस्तक का भी सूची भी भेजी है। तो इसके पर आप कह सकते हैं और इसके बाद में हम प्रश्नोत्तरी ले सकते हैं। हाँ, आप जानकारी दे सकते हैं कि हमने पत्र भेजा है, और पत्र तो सबको मिल गया होगा ना? जी, कल ही भेज दिया है सबको। हाँ हाँ, ठीक है। तो अभी मैंने जो कहा कि अब हमको अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना है, तो इसलिए अध्ययन की योजना भी बनी है। हमारे विभिन्न संकाय हैं, जैसे आचार्य शिक्षा संकाय है, जीवन विकास शिक्षा संकाय है, पितामही विद्यापीठ शिक्षा संकाय है। इसी प्रकार से कार्यकर्ता शिक्षण संकाय भी है। इस संकाय के अंतर्गत हमारी योजना बनी है। उसमें हमने कुल 20 छोटी छोटी पुस्तिकाएं तय की हैं। ये पुस्तिकाएं कैसी है? विद्यापीठ के कार्य का परिचय देने वाली, विद्यापीठ के विचार को प्रस्तुत करने वाली। ऐसे उदाहरण के लिए पुनरुत्थान विद्यापीठ बहिरंग और अंतरंग परिचय, पुनरुत्थान विद्यापीठ जो संदेश में उसके बारे में जानकारी देने वाले लेख आए हैं उसका संग्रह, फिर समग्र शिक्षा योजना, वे शिक्षा का भारतीय प्रतिमान, फिर भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति का विकास, भारतीय शिक्षा का सर्वनाश। ऐसी छोटी छोटी 20 पुस्तिकाएं हैं। छोटी माने कितनी? तो सबसे बड़ी 80 पृष्ठों की है, सबसे छोटी 12 पृष्ठों की है। 12 पृष्ठ भारत को जाने, विश्व को संभाले, 12 पृष्ठों की ही है। 16 पृष्ठ की, 24 पृष्ठ की, 32 पृष्ठ की, ऐसे औसत 32 पृष्ठ से बड़ी ऐसी एक भी पुस्तिका नहीं है। तो हमें ये 20 पुस्तिकाएं वर्ष भर में पढ़नी है। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। तो ये पढ़नी है। इसके लिए हम 15 दिन में एक बार ऐसा सत्र रखेंगे। बाकी पुस्तिकाएं घर में पढ़नी है, स्वाध्याय के रूप में पढ़नी है। पढ़ना है, विचार करना है, चिंतन करना है, चर्चा करनी है, स्मरण में रखना है, समझना है। ये सारी बातें हम स्वाध्याय के रूप में करेंगे। और फिर 15 दिन में एक दिन जो ऐसा सत्र होगा उसमें उसकी चर्चा करेंगे, उसका लेखा जोखा करेंगे, और जो भी आवश्यकता है मार्गदर्शन की उसके भी व्यवस्था करेंगे। ऐसे 20 पुस्तिकाएं हमको पढ़नी है। वो वन एंड ऑल सभी को पढ़नी है।
ये किसी के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। आप आचार्य अध्ययन योजना में जुड़े हैं तो भी पढ़नी है, जीवन विकास में जुड़े हैं तो भी पढ़नी है, आप कार्य समिति के सदस्य हैं तो भी पढ़नी है, केंद्र संचालक है तो भी पढ़नी है, विभाग प्रमुख हैं, विभाग की टोली के सदस्य हैं तो भी पढ़नी है। पुनरुत्थान के कार्यकर्ता का लेबल जिसको लगा है उन सबको ये पढ़नी है। क्यों? क्योंकि पुनरुत्थान के बारे में हमें कुछ तो परिचय होना चाहिए, व्यवस्था की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से कुछ तो परिचय हमारा होना चाहिए। इसलिए ये अध्ययन योजना बनी है, कार्यकर्ता शिक्षण योजना या कार्यकर्ता शिक्षण संकाय ऐसी बनी है। तो कल ही आपको ये पत्र भी मिला है, 20 पुस्तिकाओं के शीर्षक भी मिले हैं। व्यास पूर्णिमा के बाद कौन सा दिन इसके लिए होगा ये तय होगा, व्यास पूर्णिमा को तक तय होगा, क्योंकि बाकी सारे विभाग भी हैं, इसलिए वो तय होगा और उसके अनुसार हमारा ये अध्ययन शुरू होगा। अब 32 पृष्ठों की एक ऐसी 20 पुस्तिकाएं वर्ष भर में पढ़ना, ये तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं हुई। अगर बड़ी लगती है तो अच्छी बात है, मायने में तो ये बहुत बड़ी है, समय लेने में वो बहुत छोटी है, इसलिए हम उसका अध्ययन करेंगे। जो नए कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ते हैं, वर्ष में कभी भी हमारे संपर्क से जुड़ते, किसी के न किसी के संपर्क से तो जुड़ेंगे ही, उन कार्यकर्ताओं को भी ये पहले पुस्तिका पढ़ने के लिए देना है हमको, क्योंकि नए कार्यकर्ता को पता ही नहीं रहता कि विद्यापीठ क्या काम करता है और हमें क्या काम करना है। इसलिए उसकी वैचारिक तैयारी हो, मानसिक तैयारी हो, बौद्धिक तैयारी हो, इस दृष्टि से हम उनको ये पुस्तिकाएं देंगे। इन पुस्तिकाओं का भी नए कार्यकर्ता को देने के लिए क्रम भी बिठाएंगे कि पहले ये 3 देना, वो 3 पढ़ने के बाद ये 2 देना, बाद में ये देना, ऐसा करके उनको, नए कार्यकर्ताओं को हम पुनरुत्थान से परिचित बनाने का प्रयास भी करेंगे। इसलिए कार्यकर्ता मात्र के लिए ये सारी अध्ययन योजना है। जिनके पास थोड़ा समय है और थोड़ी रुचि है, उन सबको जीवन विकास संकाय में जुड़ना चाहिए। मैं आचार्य अध्ययन के लिए तो आग्रह नहीं करूंगी, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा 5-7 वर्षों का कार्यक्रम है, और जिनको गुरुकुल शुरू करना है, गुरुकुल में आचार्य बनना है, उनके लिए वो अनिवार्य है। विद्यापीठ का आचार्य बनने की आकांक्षा और उत्साह जिनका है, उनके लिए तो वह है, परंतु अन्यथा ये कार्यकर्ता शिक्षण योजना और जीवन विकास की शिक्षा, इसमें जुड़ना है। जीवन विकास में हमने पुण्य भूमि भारत संस्कृति वाचन माला की पुस्तिकाओं को ही पाठ्यक्रम के रूप में रखा है। ये पुस्तिकाएं हैं तो बहुत छोटी, आप लोगों में से अनेक लोगों ने देखी तो है, सब बहुत अन्य लोगों तक पहुंचाने का काम भी किया है, परंतु पढ़ी है कि नहीं, ये इस विषय में जरा प्रश्न है। कुछ लोगों ने तो पढ़ी भी होंगी, सबकी सब नहीं पढ़ी होंगी, तो कुछ तो पढ़ी ही होंगी, परंतु सारी पुस्तिकाएं पढ़ेंगे तो भारतीय जीवन दृष्टि क्या है, जीवन शैली क्या है, इसका हमें परिचय होगा। इसलिए ये पुस्तिकाएं हैं तो छात्रों के लिए, प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए हैं, 14 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए हैं, परंतु इसमें जो सामग्री है उसको देखते हुए हमें प्रतीत होता है कि वो तो बड़ों के लिए भी है, क्योंकि भारतीय ज्ञान आज सुलभ कहाँ है, दृष्टि सुलभ कहाँ है, इसलिए वह बड़ों के लिए भी हैं। तो हमें भी ये पुस्तकें पढ़नी है। तो जीवन विकास शिक्षा से तो सबके सब जुड़े, ये भी आवश्यकता है, और इसलिए यह भी मेरा निवेदन है कि जीवन विकास की शिक्षा से हम जुड़े। इतना तो हमारी अध्ययन योजना के संदर्भ में मैंने बताया। अब प्रश्नोत्तरी के लिए
समय है। जी मेहुल भाई आप पूछ सकते। मेहुल भाई आपने हैंड राइज किया है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, अन्य कोई भी प्रश्न पूछ सकते, अभी आवाज नहीं जा रही। हैंड राइज करेंगे जिसको पूछना है। नियति ताई पूछ रही हैं। हाँ। मेरा प्रश्न है कि इन किताबों का क्रम रहेगा या अपने हिसाब से पढ़ना रहेगा? निश्चित ही इसका क्रम रहेगा, क्योंकि हम जब 15 दिन में एक बार एक सत्र में मिलेंगे तभी सबके लिए एक ही पुस्तिका एक ही क्रम में पढ़ा हुआ रहेगा, तभी तो उसकी चर्चा हो सकेगी। नहीं तो किसी ने एक पढ़ा है, किसी ने दूसरी पढ़ी है, तो हम चर्चा कैसे करेंगे? इसलिए निश्चित ही क्रम तो रहेगा। जी सुविनी जी। जी इस परीक्षा, इसकी परीक्षा होगी क्या? 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, ऐसी कोई? परीक्षा नहीं होगी। लेनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। वो परीक्षा हो ही जाती है, क्योंकि दिन दिन क्षण क्षण जैसे ही मुंह खोलते हैं तो परीक्षा तो हो ही जाती है कि इनको कितना आता जाता है। इसलिए उस प्रकार की परीक्षा नहीं होगी, हमारे लिए सहायक, आगे के लिए निर्देश, इस दृष्टि से कुछ मूल्यांकन की व्यवस्था होगी। बाकी तो आपने पढ़ी है कि नहीं पुस्तिका, ऐसा पूछने के लिए यदि प्रश्न होता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो जो सामने वाला कहता है उसको मानना ही होता है। लेकिन वो ऐसा मानने के बाद, हाँ पढ़ी है ऐसा कहने के बाद, जो बैठक में अभिप्राय व्यक्त होते हैं, दूसरों के साथ चर्चा के समय जो बोला जाता है, उसमें पता चलता है कि ये पढ़ा वड़ा कुछ नहीं, ऐसे ही कह रहे हैं कि हाँ पढ़ी है, या फिर कह रहे हैं कि नहीं पढ़ी है, लेकिन इनको तो पता है ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है। कल मैंने खुद की परीक्षा ले ली, जैसे पितामही विद्यापीठ, और हमने बात चलाई थी वाग्भट विद्यापीठ की। तो मैंने वाग्भट विद्यापीठ के बारे में थोड़ा सा सोचा था, और हमारे ग्रुप में चर्चा आई थी, उस चर्चा में मैंने भाग लिया और कुछ लेखन किया। तो मैं आपको मीटिंग के बैठक के बाद देता हूँ, उसमें कुछ सा तो बताओ। ठीक है, ठीक है। मेहुल भाई आप पूछ सकते हैं अभी। म्यूट है क्या? हाँ हाँ आप पूछिए। नहीं ताई, मुझे अभी कोई प्रश्न नहीं, आपने अच्छा किया होगा इसलिए। हाँ तो गलती से हो गया। ठीक है, ठीक है। संदीप जी। प्रणाम ताई। विपुल भाई, इसमें हमने व्यास पूर्णिमा पे इन 20 ग्रंथों का सेट बना करके देने के कार्यकर्ताओं को कोई व्यवस्था करी है क्या, या ऐसा कोई विचार है? नहीं, अभी तो विचार नहीं किया है, पर कर सकते हैं। हाँ, तो इन 20 का एक सेट बना करके हम व्यास पूर्णिमा पर आएंगे तो ले लेंगे, इस प्रकार से रहे। ठीक है। हाँ, ठीक रहेगा। हो सकता है। अच्छा सुझाव है, अच्छा सुझाव है। मैं भी यही बोलने वाला था
इस 20 पुस्तकों का एक संच बनाकर हमें प्रदान करो। नहीं है, उसका 21 मूल्य सहित, मूल्य पुस्तिका सहित। है, 21 पुस्तिका है। हाँ, तो इसमें जो मूल्य की है और ये कुछ वितरण की भी है अपनी पुस्तिकाएं, तो ऐसा करके जितना भी होता है हाँ, उसको एक ठीक है, व्यवस्थित प्रकार से अपने को मिल जाएगी। ये करना तो सरल है, हो जाएगा। ये रसिक भाई, मेरा प्रश्न ही संदीप भाई ने पूछा था, यह था, और दूसरा यह था कि पुण्य भूमि भारत संस्कृति के सेट भी साथ में हो सकता है, कुछ को खरीदना है तो ऐसा कुछ साथ में पूरा। हाँ, दो हाँ, प्रश्न हो थे मेरे सकता है। जी। हाँ, हो सकता है, नहीं। हो सकता है। जी। हरिओम ताई जी, मैं इस प्रश्न जी। संचालक के स्वरूप और कार्यकर्ता के स्वरूप में मैं पूछते हैं। पुनरुत्थान विद्यापीठ में हाँ। कई पुस्तक हिंदी में पब्लिश कर रहा है। पुनरुत्थान विद्यापीठ से ट्रांसलेशन का एक विभाग अलग से चाहते हैं। वो अन्य भारतीय भाषा में हमारा पुस्तक को ट्रांसलेशन सेंट्रलाइज में करते तो हमको काम थोड़ा सुलभ हो गया। पर हमने कार्यकर्ता के लिए इस 20 पुस्तक के हम चर्चा कर रहे हैं, वो सभी भारतीय भाषा को भी चाहता है, क्योंकि because the कार्यकर्ता will be in different states and they also require these books. So we are trying our best to translate in Tamil Nadu. In the same way, there should be some department in Punnurthan Vidyapith Vibhag which takes of translation Bharatiya languages, not in English, but at least Bharatiya languages. So हमके कार्य थोड़ा सुलभ हो गया। हाँ, ये तो अच्छा सुझाव है। विद्यापीठ की ज्ञान सागर को के अलावा बाकी सारी पुस्तकें जो पहले की हैं वो गुजराती में तो है ही, हिंदी और गुजराती दोनों में है। गुजरात में है इसलिए गुजराती में अनुवाद करना सुलभ होता है, तो गुजराती में तो है। हम देखेंगे अभी हमारे लिए तमिल और कन्नड़ ये दो भाषाएं प्रमुख रूप से हैं। अगर अनुवाद करने की व्यवस्था वहां होती है तो प्रकाशित करने की व्यवस्था विद्यापीठ में तो हो ही सकती है। हम इसके ऊपर अवश्य विचार करेंगे और ये करना भी चाहिए। हाँ, देखेंगे, इसके ऊपर जरूर विचार करेंगे। जी संदीप जी, हमारी 3 भाषाएं, मराठी भी हैं, लेकिन मराठी लोगों को हिंदी पढ़ने में कोई इतनी कठिनाई तो नहीं होती है। जी संदीप जी बताइए। हाँ विपुल भाई, इसमें मेरा ऐसा विनोद जी ऐसा सुझाव है कि भारत सरकार ने भारतीय भाषाओं में जो भी पुस्तकें हैं उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है, उसका उपयोग करके और जो प्रिंटिंग के लिए तैयार है ऐसी पुस्तकों को भारतीय भाषा में अनुवाद करके हम उसको चेक करके और अपने अनुसार उसका अनुवाद हुआ है या नहीं हुआ, समय की बचत भी होगी, ऐसा कर सकते हैं। भाषीय अनुवाद नहीं करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो उसके बारे में अगर आप मुझसे व्यक्तिगत चर्चा करेंगे तो हम करके शीघ्र भी होगी और उसकी गुणवत्ता हमारे एक बार पूरा पढ़ करके देखनी होगी। इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जैसे कोई चित्र बना है, चित्र में जैसे हिंदी में लिखा है सारा, वो जहाँ जहाँ हिंदी में आवाज थोड़ा स्पष्ट नहीं आ रहा है संदीप जी आपका। मेरा ऐसा कहना है, भारत सरकार ने एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है भाषिणी करके और अनुवादिनी करके, उसके माध्यम से भारतीय भाषाओं में सहजता से हमारा ज्ञान उपलब्ध हो जाए। इसको लेकर के तो विनोद जी उसमें हम काम में लेते हुए अनुवाद कर सकते हैं और उसकी गुणवत्ता हमारे को एक बार जांचनी होगी और जैसा हमारा विचार है उसके अनुसार हुआ है या नहीं हुआ है, तुरंत जैसे प्रिंटिंग रेडी बुक होती है
वो सारा का सारा वापस भाषा परिवर्तित होकर के जिस पृष्ठ पे जैसा है, जितना फॉन्ट है वैसा ही उसका अनुवाद हो जाएगा। तो उसको एक बार थोड़ा सा देखेंगे, मेरे साथ चर्चा करेंगे तो मैं उस पर बता दूंगा आपको। विपुल भाई आपके लिए भी ये उपयोगी हो सकती है और विनोद जी आपके लिए भी। उसमें एकमात्र सावधानी ये होती रखनी चाहिए कि वो मशीन ट्रांसलेशन होता है और कभी कभी वह बहुत ही विपरीत या बहुत ही भयानक होता है, ऐसा भी होता है। कृत्रिम तो होता ही है, बाकी सारी बातें गूगल ट्रांसलेशन नहीं ताई, वो गूगल ट्रांसलेशन नहीं है, वो अपना जो भारतीय साहित्य है उस साहित्य को लेकर के ही वो तैयार किया गया है। तो काफी ठीक है, मतलब जैसे एकदम ही अभी हमने ज्ञान सागर में जैसा अनुभव किया उतना कड़क अनुभव तो नहीं है, लेकिन लगभग 80 से 90% हम विषय के साथ में उतना ही रहते हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जितना जैसा चित्र है, चित्र में हमने हिंदी में कुछ अंकित किया है तो देवनागरी में लिखा हुआ है, वो पूरा का पूरा तमिल में हो जाएगा, गुजराती में हो जाएगा, जो भाषा हम चयन करेंगे पूरा चित्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये बहुत ही सुंदर अनुभव रहा है, मैंने कुछ ग्रंथों का उसके अंदर करके देखा है ताई। तो उसमें विषय से नहीं भटकते हैं बहुत अधिक। तो एक बार थोड़ा सा होने के बाद में गुणवत्ता जांचते हुए समय बहुत बचेगा और अच्छा है, एडिटिंग वगैरह में भी बच जाएंगे। जो जहाँ पृष्ठ है वो उसी पृष्ठ के अनुसार ही करता है। वो होता है। देखेंगे ना, वो भी आप और विनोद की बात कर लेंगे एक बार। विनोद जी और विपुल भाई आप भी विशेष रूप से साथ में रह करके ऐसे अनुवाद विभाग हम अगर प्रारंभ करते हैं तो अच्छा काम हो सकता है इसमें भी हमारे लिए। ठीक है, मैं आपसे बात करूंगा। संदीप जी उसकी कुछ लिंक है तो भेज दो ना, मैं भी ट्राई करूंगा। हाँ मैं भेजता हूँ। ये अभी किसी ने नहीं बोला है, वो पूछ सकते हैं। आप तो इन पुस्तकों को पहले भी प्राप्त कर सकते हैं, 1 महीना रुकने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा दिन देखकर मुहूर्त भी कर सकते हैं पढ़ने का। हाँ हमारे पास उपलब्ध है ही, आप कहेंगे तो जल्दी भी आपको पहुंचा सकते हैं, आपके कार्यालय से भेज देंगे। जिसको चाहिए वो अपना नाम दर्ज करे क्या? हाँ बिल्कुल। सूचना गट पे डाल दे कि मुझे भेज दीजिए तो मैं यहाँ से भिजवा दूंगा कार्यालय। उसका मूल्य कितना होगा ये भी बताओ ना, फिर वो ऐसा वो अभी भेजने की तैयारी कर सकते। परंतु वो मैं अभी गट पे रखूंगा ना, वो भी गट पे रखो। ठीक है फिर। किसी को प्रश्न नहीं लगता है अभी तो। एक अभी हमारा इस वर्ष में तो पूर्णिमा के दिन ही हमारा कार्यकर्ता शिक्षण वर्ग होता था, परंतु अगले वर्ष से हर मास में 2 बार होगा, 15 दिन में 1 बार। अभी तिथि तय नहीं हुई है, तिथि तय होगी तो सूचित किया जाएगा सबको। मुझे यही जानकारी देनी थी क्योंकि कल मैंने पत्र में भी लिखा है कि हर मास में 2 बार होगा। ठीक है। एक प्रश्न था मेरा एक प्रश्न छोटा सा प्रश्न है। गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम को हम धर्मपत्नी को साथ में लेकर आ सकते हैं? उसके लिए कुछ फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा आने के लिए? नहीं, सूचना देनी होगी केवल। अच्छा ठीक है।